नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे थे हमने, धारा 99 तक कर लिया था। धारा 100 चार्ज को बताती है भारत। ये 5 प्रकार के आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे आपने विक्रय पढ़ा था, विक्रय के बाद आपने बंधक पढ़ा, बंधक के बाद भार पढ़ेंगे, पट्टा पढ़ेंगे, दान पढ़ेंगे। उसके बाद आप 6 नंबर का 6 प्रकार के नेचर चलेंगे और 6 नंबर का आएगा आपका जो अनुयोज्य दावा। तो ये 6 नेचर के आपको प्रॉपर्टी के ट्रांसफर वगैरह पढ़ने हैं। हमने विक्रय बंधक को देख लिया था, चेक कर लिया था कि क्या नेचर होता है विक्रय का। विक्रय में संपत्ति के संबंध में पूरा राइट ही ट्रांसफर हो जाता है। बंधक में संपत्ति को एक विशेष धन के बदले में हम किसी दूसरे के पास उसका अधिकार दे देते। अलग अलग टाइप के बंधक है, किसी में संपत्ति साथ में जाती है, किसी में संपत्ति में सिर्फ केवल और केवल इंटरेस्ट जाता है। तो संपत्ति में अपने हित को किसी पैसे के लिए किसी दूसरे को दे देना, ये मॉर्गेज का नेचर होता है। भार का नेचर चार्ज। भार क्या होता है? किसी चीज को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको बोला जाता है चार्ज या भार। तो एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति है, वो या तो मेरे कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा, दो नेचर से किया जाता है। या तो मेरे कार्य से, या लो ने किसी व्यक्ति के खर्च को किसी संपत्ति पे भार कर दिया, या किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति के लिए किसी भी पैसों के लिए चार्ज कर दिया। तो एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी पक्षकार के एक्ट द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के फंदाए के लिए प्रतिभूति बन जाती है। किसी सेकंड पर्सन को पैसे देने के लिए वो एज ए सिक्योरिटी, अगर वो प्रॉपर्टी स्थावर प्रॉपर्टी काम आती है, और अगर वो बंधक की कोटि में वो संव्यवहार नहीं आता, ट्रांजेक्शन, तो यह कहा जाता है कि सेकंड वाले व्यक्ति के लिए उस संपत्ति पर चार्ज है। सेकंड वाले व्यक्ति को जो पैसा मिलना है वो उस संपत्ति पर चार्ज है, और इसको सादा बंधक के उपबंध लागू होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भार का नेचर कैसा है, तो भार को साधारण बंधक होता है, सादा बंधक, उसके उपबंध एज इट इज लागू होते हैं। जैसा सादा बंधक है वैसा के वैसा ही भार होता है। तो अगर पूछा जाए क्या चार्ज का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, तो हमेशा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, क्योंकि आप सादा बंधक में पढ़ते हैं कि सादा बंधक का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। तो इसका भी, भार का भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। इसका नेचर क्या है, देखो आप समझना है कि जैसे कोर्ट का एक डिक्री जारी होती है, कोर्ट ने डिक्री जारी की और डिक्री में लिख दिया कि 1 लाख रुपए मैं आपको पे करूंगा। ठीक है, मैं 1 लाख रुपए मैं आपको पे करूंगा, मैंने आपके लिए यू लिख दिया, तो मैं 1 लाख रुपए आपको पे करूंगा, ये डिक्री में लिख दिया। कोई भी मामले में हमारा विवाद चल रहा था, 1 लाख रुपए आपके पक्ष में कंपनसेट कर दिया और 1 लाख रुपए मेरे को प्रतिकर देने के लिए बोल दिया। अब मैं प्रतिकर दे नहीं रहा हूं न्यायालय का जजमेंट के बाद, तो ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए जाएंगे वसूली के लिए मेरी प्रॉपर्टी से। और प्रॉपर्टी होती है जमीन वगैरह, प्रॉपर्टी होती है, तो कोर्ट में पहले कलेक्टर के पास आती है, कलेक्टर के बाद से तहसील ऑफिस में आ जाती है। राजस्व भूमि से जो वसूला जाता है, रेवेन्यू लैंड से, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही वसूला जाता है। जिला कलेक्टर या तहसीलदार रैंक के अधिकारी, जिसको एफडीएम बोला जाता है, वो लोग वसूली करते हैं। तो ये 1 लाख रुपए मेरी प्रॉपर्टी पे लिख दिए जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी पर 1 लाख रुपए चार्ज है। तो ये जिस प्रकार का भी पैसा आपको गवर्नमेंट में देना है, तो वो विधि की प्रक्रिया द्वारा या किसी व्यक्ति को चार्ज कर दिया। जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को प्रॉपर्टी दी कि पूरी 100 बीघा ही मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, पर शर्त ये है कि ये जो बेटी का शादी होगी, शादी के बाद जो भात वगैरह का कार्यक्रम होगा, उसका पूरा के पूरा खर्चा बेटा पे करेगा। तो अब मेरे को 100 बीघा प्रॉपर्टी पर ये लिख दिया जाएगा कि बहन के होने वाला विवाह और चार्ज को लाइबल है, और अगर मैं नहीं करता हूं पे, तो वो कोर्ट में जाके इसको एनफोर्स करवा सकती है कि मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर की थी, अपने बेटे को दी थी, मेरे भाई को दी थी, तो ये उसमें मेंशन किया था, तो मुझे मेरी शादी का पूरा खर्चा और ये उठवाने के लिए पैसे दिलवाए जाए। कोर्ट एप्रोप्रिएट राशि 20 लाख 25 लाख जो भी आज के टाइम पे शादी में 20-1 लाख रुपए खर्च होते हैं वो दिलवा देगा।
भविष्य में भात के समय पे जब भी भात हो या भरना होगा उस समय 10-20 लाख रुपए और राशि, तो वो 10-20 लाख रुपए कोर्ट जो भी चार्ज करेगा, या वो व्यक्ति राजी खुशी देना चाहता है, जैसे लड़का उसी समय तय कर लेता है कि बहन का तो क्या पता कैसी शादी है, डिमांड करे तो आप पिताजी बता दो कि शादी का कितना रुपए देना, तो पिताजी लिख देंगे 15 लाख रुपए देना है, तो 15 लाख रुपए चार्ज हो जाता है उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो पक्षकारों के कार्य या विधि के क्रिया द्वारा कोई पैसा किसी प्रॉपर्टी पे चार्जेबल हो जाता है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति का उस संपत्ति पे भार। सीधा समझो तो स्थावर संपत्ति पर पक्षकारों के कार्य या विधि द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति को धन के लिए प्रतिभूति चार्ज कहलाती है। ठीक है, तो यहां से शुरू करोगे, एक व्यक्ति का स्थावर संपत्ति के फंदाई के लिए प्रतिभूति पीछे लिख दो भार कहलाती है। मेंस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक डेफिनेशन है। उसके अलावा आपको धारा 100 में चार्ज है, कुछ नहीं पूछेगा, चार्ज साधारण बंधक की तरह होता है, धारा 100 की हेडिंग देख लो, बाकी कोई काम की चीजें नहीं है ये। हाँ, ये जरूर देखना कि चार्ज और बंधक दोनों के लिए नियम बनाने की शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। मतलब भार के लिए और बंधक के लिए, मॉर्गेज दोनों के लिए रूल्स बनाने की शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। लिखा हुआ ना, हाई कोर्ट अपने यहाँ या अपने अधिकतम न्यायालयों को इस अध्याय में केवल बंधक आता है और भार आता है, उसमें उन अंतर्विष्ट उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए समय समय पर नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से संगत हो। तो अगर बंधक और भार के बारे में नियम बनाने की शक्ति की बात करें तो किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास। पट्टे की परिभाषा, पट्टे का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे व्यक्ति को एक समय के लिए उपभोग के लिए दे देना। जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने किसी दूसरे को दे दिया 5 साल के लिए फिक्स करके, एक राशि धनराशि में मैंने उसको पे 5 साल के लिए दे दिया कि 5 साल तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर ले, उसको बोला जाता है लीज। हम अपनी खेती में अपनी जमीन को किसी दूसरे को खेती करने के लिए दे देते हैं। जैसे मेरी फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब में है, भैया भाभी वगैरह, तो अब वहां से हम लोग खेती नहीं करते तो हमारी जमीन जो भी होती है वो सालाना किराए पे, सालाना भाटक पे दे दिया जाता है। उसको पट्टा बोला जाता है कि हमने 1 साल के लिए किसी भी किसान को पट्टा कर दिया और उससे जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट हम ले लेते हैं एडवांस में कि ये अमाउंट दे दीजिए। तो सिंपल नेचर में पट्टा वही होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को दूसरे को उपभोग के लिए देते हैं। तो स्थावर संपत्ति का पट्टा उस संपत्ति के उपभोग का मतलब होता है यूज, उस संपत्ति को यूज करने का अधिकार का अंतरण होता है जो या तो आपने अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित समय, या तो अभिव्यक्त समय के लिए या विवक्षित समय के लिए। जैसे कि जब तक आप मंथली ये पे करते रहोगे तब तक आपके लिए, आपको हमने ये जमीन पट्टे पे दे दी, लीज पे दे दी, या आपने लिख दिया कि 3 साल के लिए लीज पे दे दी, या फिर आपने शाश्वत काल के लिए किसी कीमत पर दी हो या देने का वचन किया हो, या तो ये कीमत फिक्स कर ली या कोई कीमत देने का वचन किया हो, या धन के रूप में दी हो, या फसल के अंश के रूप में दी हो, या सेवा के रूप में दी हो, या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में जो कालावधि रूप पर या विनिर्दिष्ट अवसर पर अंतरीति द्वारा पे की जाएगी, अंतरक को दी जानी है, प्रतिपल के रूप में दी है। तो सिंपल, इतनी लंबी लैंग्वेज हमें काम की नहीं है। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से 105 में पट्टे की परिभाषा। पट्टा क्या होता है? स्थावर संपत्ति में स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार को किसी भी कीमत पर दूसरे व्यक्ति को अंतरण। अब कीमत चाहे तो अभिव्यक्त हो, चाहे विवक्षित हो, चाहे पैसे के रूप में हो, फसल के रूप में हो, या सेवा के रूप में हो, या कोई भी मूल्यवान वस्तु के रूप में हो, वो पट्टा है। पुराने समय पे चलता था, लोग अपने बेटे को राजा जी की सेवा में लगा देते थे, राजा जी बदले में 20-30 बीघा प्रॉपर्टी दे देते थे, जब तक बेटा सेवा करेगा जब तक आप इस प्रॉपर्टी का उपभोग करिए, खेती कीजिए। तो वो अपने बेटे की कोई सेवा के बदले में पट्टा किया जाता था किसी प्रॉपर्टी का। समझ गए? तो पट्टे का नेचर स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का किसी कीमत पर दूसरे व्यक्ति को अंतरण करना पट्टा कहलाता। पट्टा लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा, या तो आपने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या लोकल में कोई कस्टम से उसके अभाव में क्या अवधि होगी। तो पट्टे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्षानुवर्षी, कि साल 10 साल वो चलने वाली चीज होती है। जैसे खेती 1 साल के लिए दी जाती है कि 1 साल में 2 फसलें होती है, उसके लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पर अपनी वो खेत दे देते हैं, तो वर्षानुवर्षी होती है।
या अब मकान है, मैंने मकान किसी को लीज पे दे दिया कि आप पढ़ाने के लिए, जैसे हमें भी एज इंस्टीट्यूट अगर कोई प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए लेते हैं तो वो लीज पे लेनी होती है कि मैं 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, साल भर के लिए। तो या मैंने कोई प्रॉपर्टी को कि मुझे 2 साल के लिए लीज पे चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लीज हो गया, ठीक है। तो अगर कोई रिटर्न में सुविधा कर ली तो उसमें जो तय हो गया। अन्यथा स्थानीय प्रथा के अभाव में किसी प्रॉपर्टी का टाइम पीरियड, वो प्रॉपर्टी के लीज का टाइम पीरियड क्या होगा, तो कृषि और उत्पादन प्रयोजन के लिए है कि आपने अगर एग्रीकल्चर या फिर विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कि आपने या तो कोई फैक्ट्री डाली है, कोई एग्रीकल्चर, तो ऐसे फैक्ट्री डाली और 3 महीने बाद ही हम कह दें कि नहीं हमारी तो प्रॉपर्टी खाली कर दो, तो अगले को फैक्ट्री स्टेब्लिश करने में कितना मेहनत लगती है। और जैसे उसने फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उत्पादन शुरू हुआ और हमने कह दिया कि नहीं नहीं हमारी प्रॉपर्टी तो खाली कर दो, तो वहां ऐसा नहीं होगा। वो वर्षानुवर्षी पट्टा किया जाता है, साल दर साल के आधार पे होता है। और ऐसे वर्षानुवर्षी पट्टे को 6 माह पूर्व सूचना द्वारा अवसान किया जा सकता है या पर्यवस्य हो सकती है। अवसान का मतलब है कि मुझे अपनी जमीन खाली करवानी है, पट्टा कैंसिल करवाना, तो मुझे 6 महीने पहले कहना होगा कि मुझे इतनी तारीख से आप मेरी प्रॉपर्टी का पट्टा खत्म कर दीजिए। तो 6 माह पूर्व नोटिस देंगे, जब जाकर वो वर्षानुवर्षी पट्टा पर्यवस्य होगा या उसका अवसान होगा। या आपने अगर अन्य प्रयोजन के लिए प्रॉपर्टी दी है तो वो मासानुमासी पट्टा समझी जाएगी और ऐसे मासानुमासी पट्टे को 15 दिन पूर्व सूचना के द्वारा आप पर्यवस्य से हो सकती है, मतलब इसको अवसान हो सकता है। तो 106 को समझोगे तो स्थावर संपत्ति के में जो आपने पट्टा किया है वो अगर लिखित और स्थानीय कस्टम नहीं है तो क्या अवधि होगी पट्टों का, तो कृषि और विनिर्माण या उत्पादन प्रयोजन के लिए 6 माह के लिए पूर्व सूचना पर आप पट्टे का अवसान कर सकते हो। ऐसा पट्टा जो कृषि और विनिर्माण प्रयोजन के लिए किया जाता है वो वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाता है, और जो पट्टा अन्य किसी प्रयोजन के लिए होता है वो मासानुमासी पट्टा समझा जाता है और 15 दिन पूर्व सूचना के उसका पर्यवसन हो सकता है। एक क्वेश्चन अभी जो लाइमलाइट में चल रहा है, एक टेस्ट सीरीज में भी, हमारी टेस्ट सीरीज में भी एक पेपर में उस क्वेश्चन को ऐड किया गया था कि पट्टे का अवसान के लिए जो सूचना दी जाती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। तो वहां पर एक कंट्राडिक्टरी है कि एमपी एडीपीओ में पूछा गया तो उसको रिटन मान लिया और छत्तीसगढ़ जुडिशरी में पूछा तो उसको मौखिक मान लिया। मेरा ये मान के चलना है कि पट्टे का अवसान के लिए आपको लिखित सूचना दी जानी चाहिए, पर 111H के अंदर लिख रखा पट्टे के अवसान के लिए किसी प्रकार से सूचना दी जा सकती है। उस नेचर को आप प्रॉपरली छोड़ दो तो जब भी आपको पट्टे को डिटरमाइन करवाना या उसका अवसान करवाना तो आपको रिटर्न में सूचना देनी होगी। आप रिटर्न लेखबद्ध सूचना के द्वारा ऑप्शन पे जाइए, वो ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो भविष्य में इस पर आपत्ति लगते हैं हाईकोर्ट डिलीट कर देती है इस क्वेश्चन को। पट्टा कैसे किया जाता है, तो पट्टा करने के लिए अगर आप साल वाला पट्टा कर रहे हो या 1 साल से अधिक की अवधि का पट्टा कर रहे हो तो आप केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही ऐसा पट्टा करेंगे। तो स्थावर संपत्ति का 1 साल का या 1 साल से ज्यादा का, वर्षानुवर्षी मतलब हर साल रिन्यू होता है, खेती वाला परपच का, या 1 साल से अधिक का कर रहे हो, या वार्षिक भाटक आरक्षित कर रहे हो कि सालाना आप तो मुझे 5 साल, हर साल का मतलब 1 साल का 5 लाख रुपए मुझे रेंट दे दिया करो, ऐसा कोई भी पट्टा कर रहे हो तो केवल और केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाएगा। बाकी स्थावर संपत्ति का अन्य सभी पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा किया जा सकेगा। तो वर्षानुवर्षी पट्टा है तो रजिस्ट्रीकृत लिखत अनिवार्य है। अन्य प्रकार का और अगर वर्षानुवर्षी नहीं है तो वहां आप या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत करा सकते हो, जैसे मात्र 11 महीना का है, या मौखिक करार द्वारा। जब भी आप कोई मकान किराए पे लेते हो तो आपसे अगर आप उसका एग्रीमेंट बनवाना चाहते हो तो 11 महीने का बनाते हैं, क्योंकि उससे रजिस्ट्रेशन बच जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस बच जाती है, रजिस्ट्रेशन बच जाता है। 11 महीने का एक एफिडेविट पे लिख लेते हैं कि 11 महीने के लिए, तो वो हो जाता, उसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब भी आप स्थावर संपत्ति का पट्टा करा रहे हो
वर्षानुवर्षीय तो रिटर्न में, रजिस्टर लिखत के द्वारा, वो नहीं है तो कब्जे के परिधान या रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा, जैसी आपकी मर्जी हो। तीन चीजें हैं क्या इसमें? एक 108 देखना, हेडिंग देख लेना 108 की, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के दायित्व और अधिकार बता रखे हैं, बस हेडिंग देख लेना। उसके बाद आप 109 को देखना, एक्चुअल में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो रहा है मेरा, सफर करके आया हूँ, परिवार से मिल के आया हूँ, परिवार में नया बच्चा आया, उसका वेलकम करके आए हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है, इसलिए इतनी एनर्जी लगा नहीं पा रहे हैं इसको क्लास में। पट्टे का पर्यवसान किस किस प्रकार से हो जाता है, तो आपने पट्टे के लिए जो टाइम पीरियड उसमें बॉन्ड में किया था, वो टाइम पीरियड खत्म होते ही पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। तो परिसीमित समय के बीतने पर, या आपने कोई घटना थी, विनिर्दिष्ट घटना मेंशन कर रही थी कि ये घटना घटित होते ही पट्टा समाप्त हो जाएगा, तो उस घटना के घटित होते ही, या फिर पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर निहित हो जाते हैं, उस स्थिति में या आपने उसको पट्टे को छोड़ दिया, अभिव्यक्त रूप से अभ्यर्पण कर दिया या विवक्षित रूप से अभ्यर्पण कर दिया। अभिव्यक्त रूप से मतलब मुंह से बोल के कर दिया, विवक्षित रूप से कि आपका नेचर ऐसा दिख रहा है कि आपने वो प्रॉपर्टी छोड़ दिया, आप उस पर आते नहीं उस पर, तो वो विवक्षित अभ्यर्पण हो जाता है। या फिर आपने संपहरण द्वारा या पट्टे के पर्यवसान, जो मैं बता रहा था कि 111 के एच में या जे में है, तो वहां पट्टे के पर्यवसान करने या पट्टे की गई संपत्ति को छोड़ देने के आशय की एक सूचना एक पक्षकार ने दूसरे रूप को सम्यक रूप से सूचना दी है। तो यह सम्यक सूचना लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, यही एक आधार है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। यही एक आधार है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी ने मौखिक माना इस सूचना को, 111H वाली को। और जबकि पट्टे की सभी पर्यवसान की सूचना रिटर्न में होती है, 106 को देखोगे आप, रिटर्न मेंशन करेगा, 111 भी सारी चीजों को रिटर्न ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो, संपरण की सूचना आपने लिखित सूचना दी है, तो आप मोस्टली रिटर्न नोटिस के द्वारा पट्टे का पर्यवसान कर सकते हो। तो ये 6-7 मैनर है पट्टे के पर्यवसान करने के, कि कब पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। संपरण में जैसे कोई शर्त रखी थी आपने, वो भंग करने पर आप प्रॉपर्टी का फॉरफिट कर सकते हो, या वो आपका किराएदार ही है जिसको आपने पट्टा दिया, पट्टादार है वो, जैसे कोई शर्त थी उसके भंग होने पर आप पुनः प्रवेश कर सकोगे। पट्टेदार खुद ही कोई अन्य व्यक्ति का हक खड़ा कर देता है या कह देता है कि मैं खुद ही इस प्रॉपर्टी का दावेदार हूं, तो भी पट्टा पर्याय से हो जाता है। या वो पट्टेदार खुद दिवालिया हो गया, उस स्थिति में भी उस पट्टे का संपरण हो जाता है और आप उसके वापस पोजीशन उस पर धारण कर लेते हो। 111 के बाद आप 115 देखना, अभ्यर्पण और संपरण का उपपट्टों पर प्रभाव। मैंने किसी को के पक्ष में प्रॉपर्टी को लीज कर दिया था और उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को सब लीज करके वो पट्टा दे दिया। जैसे मैंने एक 50 बीघा ले ली, अब मेरे से खेती नहीं हो पाई 50 बीघा की, मैंने उसमें से 10 बीघा किसी और को उपपट्टा कर दिया कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और मैं तेरे को लीज पे दे रहा हूं। तो उपपट्टों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अभ्यर्पण और समर्पण का, ठीक है। तो यहां पर प्रभाव के पीछे नहीं पड़ता है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी कोई बात नहीं है। तो जहां वो पट्टे, जिसने पट्टा किया, तो ये उपपट्टों की स्थिति में जो उपपट्टेदार होता है, वो जिसने पट्टा किया, अगर उस प्रॉपर्टी का अभ्यर्पण या समर्पण हो जाता है और पट्टे का पर्यवसान हो जाता है, तो वो मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि जिसने उसके पट्टा किया, फिर वो मालिक पे चला जाता है, ठीक है। जो बाटक और जो संविदाएं हैं वो क्रमश पट्टाकर्ता को दे होगी और उसके द्वारा प्रवर्तनीय होगी, और बीच वाला जिसको हमने प्रॉपर्टी पट्टा की थी और जिसने वो पट्टा कर दी, उसका जैसे पट्टे की समाप्ति होती है तो वो डायरेक्ट जिसको उसने उप पट्टा किया था वो मालिक के टच में आ जाता है, ठीक है।
नेचर समझ में आ गया होगा जिसने पढ़ रखा है उसको। तो 116 अतिधारण का क्या प्रभाव होता है। अतिधारण क्या होता है, होल्डिंग ओवर का मतलब होता है कि कोई पट्टाकर्ता ने प्रॉपर्टी दी थी 1 साल के लिए, 1 साल समाप्त हो गया और 1 साल का समाप्त होते पट्टा समाप्त हो जाना था, पर 1 साल की समाप्ति के बाद भी वो मंथली किराया दे रहा है, आप उससे किराए लिए जा रहे हो, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी को अतिधारण करके होल्डिंग ओवर करके चल रहा है। तो अतिधारण का मतलब किसी भी प्रकार से आप पट्टे की समाप्ति के पश्चात भी अगर उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन रखते हो तो उसको अतिधारण कहते हैं। अतिधारण का क्या इफेक्ट होता है, तो अतिधारण के इफेक्ट की बात करें तो अतिधारण के बाद पट्टाकर्ता यदि भातक लेता है या उस व्यक्ति को कब्जा बनाए रखने की अनुमति देता है तो यह मान लिया जाएगा कि पट्टा वर्षानुवर्ष या मासानुमास जिस पर भी चल रहा था उस पर रिन्यू हो गया है और 6 महीने तक ये रिन्यू होता है। 6 महीने तक होता है क्या, मुझे 6 महीना याद है, 6 महीना नहीं लिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो वो केवल रिन्यू हो जाता है यदि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद भी पोजीशन रखे हुए हैं तो ये मान के चला जाएगा कि आपने उसको बेदखल करने के लिए कोई वाद नहीं लेके आए, वो किराया दे रहा है आप ले रहे हो, या उसको 1 साल की समाप्ति के पश्चात भी आप उसको खाली करवाने का नोटिस वगैरह नहीं दे रहे हो या उसके कब्जे को आप स्वीकार कर लेते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस पट्टे का रिन्यू होना मान लिया। वर्षानुवर्ष अगर सालाना आधार पे पट्टा किया था तो सालाना आधार पे रिन्यू होगा, अगर मंथली किया तो मंथली आधार पे रिन्यू हो गया। 118 देखना विनिमय क्या होता है। 118 एक्सचेंज का मतलब होता है कि दो व्यक्ति एक चीज के बदले में दूसरे चीज को ट्रांसफर कर लेते हैं और दोनों में से एक चीज अगर धन नहीं है या दोनों ही चीजें धन है तो ये विनिमय के नेचर में आता है। जैसे मेरे पास था आईफोन, सामने वाले के पास सैमसंग का जो भी अच्छी सीरीज का आता है अल्ट्रा जो भी गैलेक्सी F24 1,30,000 का फोन आता है F24 गैलेक्सी का। तो जैसे मेरे पास आईफोन था, उसके पास सामने वाले के पास दूसरा फोन था, उसने कहा यार आपका आईफोन बड़ा अच्छा है, मेरी तो आईफोन ही लेने की इच्छा थी, गलती से सैमसंग का S24 अल्ट्रा ले लिया। अब मेरे मन में है कि मेरे को S24 अल्ट्रा लेना था, मैंने गलती से आईफोन ले लिया, हमने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो ये एक्सचेंज ही विनिमय है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को एक्सचेंज कर लेना विनिमय होता है। पर या तो दोनों में से एक धन नहीं होना चाहिए। अब ये तो कह रहा मैं आईफोन एक्सचेंज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं यार 1 लाख रुपए में वो लेने जा रहा था, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दे, मैं मेरा आईफोन दे दूंगा, तो फिर ये विक्रय हो गया। जैसे पैसा एक तरफ पैसा आ गया और दूसरी तरफ कोई वस्तु आ गई तो ये सेल हो जाता है। और दोनों तरफ वस्तु है और वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा है तो इसको विनिमय बोला जाता है, विनिमय बोला जाता है। या फिर मेरे पास 1,000 का नोट था, अच्छा 2,000 का था, अब 1,000 बंद हो गया और बुक्स के बदले में आपने कहा मेरे को दे दो यार 2,000 के नोट की जरूरत है और मैं आपको 100 के 20 नोट मेरे पास है ये दे देता हूं। तो हम दोनों ने पैसे का, दोनों तरफ धन था, दोनों ने पैसे को चेंज कर लिया, इसको एक्सचेंज बोला जाता है। तो विनिमय का मतलब दो व्यक्ति या तो एक चीज का स्वामित्व दूसरे चीज के बदले में परस्पर ट्रांसफर कर लेते हैं, जिनमें से दोनों में से एक चीज पैसा नहीं होनी चाहिए, पैसा होते ही वो विक्रय हो जाएगा, या दोनों चीज पैसा है तो वहां भी विनिमय माना जाएगा। संपत्ति का अंतरण विक्रय के अंतरण के समान ही किया जाता है। जैसे विक्रय में किया ट्रांसफर करते हैं वैसे वैसे यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। संपत्ति का अंतरण विक्रय के समान ही किया जाता है। धन के विनिमय में 119 पढ़ना, विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार के अधिकार। यदि विनिमय का कोई पक्षकार है या उससे हित के अधीन कोई दावा करने वाला व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के हक की त्रुटि के कारण कोई गलत चीज, जैसे मेरे दोस्त का आईफोन था, सामने वाले के साथ एक्सचेंज कर लिया, अब पता लगा कि आईफोन का तो मालिकाना हक इसके पास है ही नहीं, ये आदमी तो नोकिया 1100 लेकर चलता है, इसके पास तो आईफोन है ही नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति जिसका आईफोन गया उसका ये अधिकार 119 में
कि अपनी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है या स्वयं द्वारा अंतरित वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी गलत त्रुटि के कारण उसकी प्रॉपर्टी दूसरे ने दे दी तो वहां अपनी या तो उस प्रॉपर्टी के बदले में जो विनिमय हुई है उसके बदले में प्रतिकर ले लो, या बदले में आप ऐसा कीजिए कि उस प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस प्राप्त करते हैं तो उसको पोजीशन दिलवा दिया जाएगा। 121 पढ़ना, धन के विनिमय में हर एक पक्षकार, में पानी पीता हूं 1 मिनट। तो धन के विनिमय कर रहे हो तो एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के अफली होने की गारंटी देता है। देखो विनिमय क्या होता है, जिस पक्षकार की प्रॉपर्टी होती है वही एक्सचेंज कर सकता है, पर अगर पैसा है तो पैसे के मामले में ये कह रहा है कि जब हम पैसे का एक्सचेंज करते हैं तो उस धन के अफली होने की हम गारंटी देते हैं। और नोट पे भी लिखा होगा कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उस नोट पे भी गारंटी आरबीआई की तरफ से लिखी होती है। तो हम धन के अफली होने की गारंटी देते कि मैंने 2000 का नोट दिया है, ये अफली है, उस बात की हम वारंटी दे देते। दान और पट्टे से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। दान के नेचर को समझना, दान होता क्या है। अध्याय 7 में दान बता रखा, दान है या तो किसी प्रेजेंट जंगम प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण है। तो दान हमेशा वर्तमान की वस्तु का होगा, पहली चीज तो ये हो गया। तो दान या तो वर्तमान की जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है, जो एक व्यक्ति ने, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है उसको अपनी इच्छा से दिया हो, स्वेच्छा से दिया हो, बिना किसी कंसीडरेशन प्रतिफल के दिया हो। तो बिना प्रतिफल के स्वेच्छा से दिया हो और अदाता ने उसको स्वीकार कर लिया। तो अदाता अगर स्वीकार नहीं करता है तो दान शून्य हो जाएगा। पर कब स्वीकार करना होगा, कि प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में, कि मैं अपना प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मेरे जीवित रहते हुए उसको स्वीकार करना होगा, या फिर जब तक मेरे पास प्रॉपर्टी का देने के लिए समर्थ था। आज मैं अपनी 10 बीघा आपको दान कर सकता था, कल हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में मेरे बेटे का हित आ गया और मैं वो देने में समर्थ नहीं रहा। तो जब तक प्रतिग्रहण या तो दाता के जीवन काल में और जब तक उसको प्रॉपर्टी देने का हक है दाता को, उस दौरान ही करना है। मेरे पास हक नहीं रहा और बाद में आप स्वीकार कर रहे हो कि हम आपके 10 बीघा के दान को स्वीकार करते हैं, तो दान शून्य हो जाता है। या प्रतिग्रहण करने से पहले यदि अदाता की मृत्यु हो जाती है, वहां भी दान शून्य हो जाएगा। तो हमेशा अदाता द्वारा स्वीकार करना है, स्वीकार करे बिना अगर स्वीकार नहीं किया तो दान शून्य हो जाएगा। स्वीकार दाता के जीवन काल में करना, और जब तक दाता उस प्रॉपर्टी को देने का कंपिटेंट है तब तक ही करना है। दान में वर्तमान, स्थावर या जंगम संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्ति होती है। अंतरण कैसे किया जाएगा, तो स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए दाता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा अंतरण किया जाएगा। और अगर जंगम संपत्ति का है तो लिखित, रजिस्ट्रीकृत लिखित या परिधान द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, परिधान वैसे ही जैसे बेचा हुआ माल देते वैसे ही परिधान करना है। तो स्थावर संपत्ति में तो रजिस्ट्रीकृत लिखित होना चाहिए दान का। जंगम संपत्ति का है तो चाहे तो आप परिधान द्वारा या रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करते हैं। जैसे आमतौर पे गांव में चलता रहता, मंदिर पे गाय वगैरह दान करते रहते हैं लोग, तो वहां कोई लिखित नहीं करते, ऐसे ही प्रॉपर्टी दे देते। पर जमीन हम मंदिर के नाम करते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्रीकृत कराना होता। एक दान था, उसमें आदि तो वर्तमान संपत्ति थी, आदि भावी संपत्ति थी, कि ये तो मेरे पास 1 साल बाद आएगी वो संपत्ति को दान कर रहा हूं और अभी है जो, तो केवल वर्तमान संपत्ति का दान ही वैलिड होता है, भावी संपत्ति का दान शून्य होता है। तो एक ही लिखित में दोनों संपत्ति है तो वर्तमान का वैलिड हो जाता है, भावी का शून्य हो जाता है। 125 कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिग्रहित नहीं करता। मैंने 4 जनों को आपको 1-1 लाख रुपए दिए, 2 ने प्रतिग्रहित कर लिए कि हमें स्वीकार है दान, और 2 ने प्रतिग्रहित नहीं किया। तो एक ही अगर मैंने कागज के द्वारा 4 को किया था तो 2 के संबंध में तो वैलिड हो जाता, बाकी 2 के संबंध में शून्य हो जाता है 125 में। 126 दान निलंबित और प्रति संग्रहित कब किया जा सकेगा। मैंने दान दिया, दान में मैंने कोई चीज मेंशन कर दी, इस प्रॉपर्टी को
कोई विनिर्दिष्ट घटना मेंशन कर दी कि जिस दिन ऐसी कोई घटना घटेगी, वो घटना मेरी इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा पर वो घटना है, मेरी इच्छा का मतलब है कि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जब मैंने कह दिया कि अगर इस साल 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास प्रति संग्रहित हो जाएगी, मैंने दान में ही मेंशन कर दिया। तो अब 100 सेंटीमीटर बारिश मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है, तो यहां ये दान वैलिड होता है। पर मैंने ऐसी चीज लिख दी कि 1 जनवरी 2024 को कोई भी घटना, जैसे मेरी प्रॉपर्टी पे, कि जैसे ही इस प्रॉपर्टी पे फसल उगेगी, अगर उस फसल में, इसको कैसे, 1 मिनट रुकना, बेटर एग्जाम्पल सोचता हूं। कोई भी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। जैसे मैं कहता हूं कि अगर ये प्रॉपर्टी दान करने के बाद मैं और तुम एक साथ वहां गए कोई भी जगह पे, जैसे जयपुर गए, तो ये दान प्रति संग्रहित हो जाएगा। तो ये मेरी इच्छा पे है, मैं उसको कभी भी किडनैप करवा के ले जाके जयपुर ले जाऊंगा, दान प्रति संग्रहित कर लूंगा, तो ऐसा दान शून्य होता है, या ऐसा दान वैलिड नहीं होता, प्रति संग्रहित। पर अगर कोई ऐसी शर्त रख दी जो मेरे कंट्रोल में, जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं, जैसे मैंने कह दिया कि जिस दिन चांद पे आदमी रहने लग जाएगा उस दिन ये प्रॉपर्टी प्रति संग्रहित हो जाएगी, तो ये मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि चांद पर रहे ना रहे, वहां की सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे। तो ऐसे मामलों में तो ऐसा दान जो मेरी, ऐसी चीज जो मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, वहां दान वैलिड होता है और प्रति संग्रहित हो जाता है। उस घटने के घटित होने पर निलंबित हो जाता है दान। अगर मेरी इच्छा पर निर्भर करती है अगर वो शर्त, तो वहां दान शून्य होता है स्टार्ट से ही। उन दशाओं में जिनमें संविदा होती और उसको विखंडित किया जा सकता तो वहां भी दान शून्य हो जाता। ठीक है, एक बार इसको 126 को ठीक से पढ़ लेना। 127 ऑनरस गिफ्ट या दुर्बर दान बोला जाता है। क्या होता है ये कि एक ही व्यक्ति को आपने कहीं चीजें एक ही कागज के द्वारा ट्रांसफर कर दी, जिसमें एक प्रॉपर्टी में तो किसी प्रकार की कोई बाध्यता का बोझ है, कोई चार्ज वगैरह लगा हुआ, बाकी प्रॉपर्टी मुफ्त है, तो फिर उसको पूरा की पूरी प्रॉपर्टी ही एक्सेप्ट करनी होगी, तभी दान वैलिड होगा। यूं नहीं कह सकता कि मैं 10 प्रॉपर्टी तो ले रहा हूं जो चार्ज से मुफ्त है और 11वीं पे जो पैसा चार्ज है वो प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक ही ट्रांजेक्शन के द्वारा सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, या तो सारी को ही ग्रहण करना होगा या फिर मना कर देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छी चीजें चुन लो और बुरी चीजें छोड़ दो। ये दुर्बल दान की प्रकृति है। अब कोई दान, कई चीजों को मैंने एक साथ दान अलग अलग डॉक्यूमेंट के द्वारा किया, मैंने उसको खुद की 10 प्रॉपर्टी ही दी, पर मैंने अलग अलग ट्रांजेक्शन के द्वारा की, तो वो अलग अलग लिखतों में से कुछ को स्वीकार कर लेगा जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज नहीं है, और जिस पर चार्ज है उनको इनकार कर सकेगा। तो यदि मैंने एक ही अंतरण से की तो पूरा ही उसको प्रतिग्रहित करना होगा, तभी वो दान माना जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और अलग अलग ट्रांजेक्शन के द्वारा एक ही मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी, तो वो कुछ को स्वीकार कर सकता है, कुछ को इनकार कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। ये देखना कि अदाता संविदा करने में सक्षम है और किसी संपत्ति पर जिस पर इसे बाध्यता का बोझ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रतिग्रहण के लिए आबद्ध नहीं है। जैसे बच्चा है, वो संविदा करने में इनकम्पिटेंट होता है, तो बच्चे ने अगर कोई दान स्वीकार कर लिया तो वो उस दान में अगर कोई प्रॉपर्टी पे भार भी था और वो भी उसके साथ एक्सेप्ट हो गया, तो उस बाध्यता के बोझ से वो आबद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो संविदा करने में सक्षम नहीं था, उसने गलती से दान एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उस पर दान एक्सेप्ट करने से। पर अगर वो बाद में बड़ा हो जाता है और उस दान को, जो संपत्ति है उसको प्रतिधारित कर लेता है, तो फिर वो आबद्ध हो जाता है कि अब 18 से ऊपर का था और तुम्हें पता था इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है, फिर भी आपने कंपिटेंट होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा, उसको अधिकृत किया, तो आप लाइबल हो जाते हो उस बाध्यता को चुकाने के लिए। एक बार जो जिन धाराओं पे मैं जोर मार रहा हूं इनको पढ़ लेना 127 को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। 128 सर्वस्व अदाता, जहां की 127 में आपने पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी,
और दाता के जितने भी कर्ज दायित्व उस संपत्ति पर थे वो उस संपत्ति के संबंध में चुकाने के लिए जो भी अदाता होता वो उतना ही विस्तार तक दायी होगा जिस विस्तार तक संपत्ति उसके पास आई है। जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको दे दी और कह दिया भाई मेरे माथे पे 3 लाख रुपए का कर्जा वो इस प्रॉपर्टी पे बाहर है, वो भी आपको ही चुकाना होगा क्योंकि मैं अपनी पूरी जमीन दे रहा हूं। भविष्य में पता लगा कि वो जमीन से तो इनकम हो नहीं रही, सामने वाले ने जमीन को बेचना शुरू किया तो पता लगा पूरी प्रॉपर्टी ही 2 करोड़ में बिक रही है और मेरे पे तो 3 करोड़ का भार है, तो पूरे 3 करोड़ को चुकाने के लिए आबद्ध नहीं होगा, केवल उतनी ही जितनी प्रॉपर्टी उसके पास दान के रूप में आई उस प्रॉपर्टी के विस्तार तक ही वो चुकाने के लिए दायी होगा। ये 128 कहता है। सर्वस्व अदाता मतलब जिसने पूरी प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ ऋण और दायित्व स्वीकार कर लिए उसको सर्वस्व अदाता कहा जाता है। उसकी लाइबिलिटी 128 में बताई है। 129 में जंगम संपत्ति का आसन्न मरण दान और मोमदन विधि की व्यावृत्ति। तो कोई जंगम संपत्ति का मरते वक्त दान कर जाता है, जैसे मरते वक्त तो आदमी जो भी सामने होता है उसको मृत्यु दिख रही होती है और वो अपनी सब प्रॉपर्टी उस लास्ट के 2-4 घंटे में जो भी मिलता है चाहे उससे कितनी बढ़िया व्यवहार नहीं हो देता रहता है। जैसे कोई मान लो कि आ गया, बुआ आ गई, तो भले पिताजी की बुआ से साल जीवन भर लड़ाई रही हो पर बुआ को ये ले मेरी सोने की चेन तू रख ले, ये रख ले अंगूठी। तो जो आसन मरण दान होता है और मोमदन विधि में के वो होते हैं उस पर को दान, ये दान के जो प्रोविजन है वो प्रभावित नहीं करते। 130 अनुयोज्य दावा का अंतरण। 130 में क्या होता है कि प्रतिफल सहित या रहित ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा ही आप अनुयोज्य दावा का अंतरण कर सकते हो जो या तो अंतरक या उसके प्राधिकृत अभिकर्तक द्वारा हस्ताक्षरित हो और उसके प्रभावी होने से अंतरक के सब उपचार और अधिकार अंतरीति में निहित हो जाते हैं। तो अनुयोज्य दावा होता है कि आप बंधक गिरवी से भिन्न अगर कोई भी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का जो आप क्लेम है वो क्लेम दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, इसको अनुयोज्य दावा कहा जाता है। और अनुयोज्य दावा का सीधा सा नेचर है कि आप प्रतिबल सहित या रहित किसी भी लिखत के निष्पादन द्वारा अनुयोज्य दावा कर सकते हो। अंतरक अपने जो भी किसी प्रकार का उसके पास हित या अधिकार है, उपचार है, अधिकार है उस दावे के संबंध में। जैसे मेरे को बीमा के पैसे मिलने हैं तो मैं उस बीमा के पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूं, वो अनुयोज्य दावा है, मैं क्लेम करके उसको ले सकता हूं। तो मैं अपना ये अनुयोज्य दावा किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं कि भैया तू वसूल ले ये दावा। तो अनुयोज्य दावा में कोई ऋण या अनुयोज्य दावा वसूल कर रहे हैं तो प्रतिफल सहित या रहित कोई भी लिखत के निष्पादन द्वारा मैं उसको अधिकार और उपचार को किसी अंतरीति को निहित कर दूंगा, चाहे मैंने बीमा कंपनी को यह सूचना नहीं दी हो कि मेरा पैसा वसूल करने के लिए मैंने इसको ऑथोराइज कर दिया। ठीक है, अगर कोई सूचना दे रहा है अंतरक या अंतरीति तो अंतरण की ऐसी सूचना 131 कहती है कि सारी सूचना रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना, बाकी तो कोई काम की चीज नहीं है। 135 की हेडिंग देख लेना, 136 देख लेना कि न्यायालय के से जुड़े हुए ऑफिसर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को न्यायाधीश, विधि व्यवसायी या कोई भी न्यायालय के ऑफिसर है जो वो अनुयोज्य दावे में किसी हित का क्रय, दुर्व्यापार वगैरह नहीं कर सकते। 136 मना करती है। 137 में कि प्रक्राम्यक लिखतों पर यह बात लागू नहीं होगी। स्टॉक, अंश, डिबेंचर लिखत के संबंध में जो प्रोविजन हमने एक्शनेबल क्लेम के लिए पढ़े हैं वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा एनर्जी और जोश कम था पर मैंने सोचा कि क्लास आज आनी जरूरी इसलिए पढ़ा दिया, अन्यथा फिर दिन निकल जाते आपकी तैयारी। जिन धाराओं पे जोर दिया, अगर हो सकता है मैंने कोई प्रोविजन समझाने में कमी रखी आप उसको रीड आउट कर लेना, जिन धाराओं को विशेष रूप से बताया। बाकी थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कोई नए एक्ट के साथ।